अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत खबरों में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए और अब से कुछ देर पहले इतला यह भी आई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए हैं। अब इन रवानगियों को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के उन बयानात से जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने हालिया इंटरव्यू में दिए। तहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बिलावल दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके दुबई पहुंचे थे, जबकि शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। गुज़िश्ता रोज एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में देते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसका टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल भुट्टो नहीं बल्कि उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर भी दस्तखत आसिफ जरदारी के होंगे। साबिक सदर ने यह भी कहा था कि बिलावल भुट्टो अभी जेर तरबियत हैं। फरुतुल्लाह बाबर, आज खबर आई कि जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के ओहदे से वो मुस्ताफी हो गए। गुज़िश्ता चंद रोज से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने बयानात में बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत से अलग होने का मशवरा दे रहे थे के बयानात पर ऐसा लग रहा था कि जैसे पीपल्स पार्टी के अंदर से भी लोग मुत्तफिक नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान से इख्तलाफ करते हुए कहा कि सियासत में नौजवानों और तजर्बाकार सियासतदानों का इम्तजाज होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले यह इतला भी आई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक निजी परवाज के जरिए दुबई रवाना हो गए। इससे पहले बिलावल भुट्टो की अचानक जो दुबई रवानगी थी उस हवाले से बहुत सारी क्या साराइयां की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात है। अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, तर्जुमान है, वो ऐसी तमाम अफवाहों को, ऐसे तमाम तासुरात को बेबुनियाद करार दे रहे हैं और उनका यह कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। ये तमाम बहस उस वक्त शुरू हुई जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो इंटरव्यू था एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने एक तो कहा कि पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन लड़ेगी उसका टिकट वो जारी करेंगे और बिलावल भुट्टो को भी जो टिकट जारी होगा उस पर भी उनके दस्तखत होंगे। उसके अलावा उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयानात के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो अभी जेर तरबियत हैं। बिलावल भुट्टो के जो मुसलसल बयानात थे और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो बयानात दिए थे उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लफ्जी गोलाबारी भी जारी थी, जिस पर बहुत से लोगों का ये कहना था कि ये क्या हुआ कि किस तरह से जो इत्तेहादी रहे हैं, जो एक सियासी इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं जिसने 16 महीने हुकूमत की है, बिलावल भुट्टो उसी मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो उसी हुकूमत के अंदर बहैसियत वजीर खारजा अभी काम करते रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको महंगाई लीग करार दे रहे हैं। अब ये तमाम की तमाम जो है वो बातें सियासत की बहस का महवर रही हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अंदरूनी सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खुद अपने रहनुमा हैं उनमें से कुछ ने जो है वो बिलावल भुट्टो से उनका खास तौर पर जो बयान था कि बुजुर्गों को आराम करना चाहिए और अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, उससे ऐसा लगता है कि इख्तलाफ किया। पीपल्स पार्टी के अंदर यह बहस होती रही है कि पीपल्स पार्टी क्या बयानिया इख्तियार करेगी। ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी बिलावल भुट्टो का रवैया जारहाना रहा है, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उनका रवैया खासा जो है वो ऐसा रहा है कि जैसे वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मौला बख्श चांडिया साहब से जो है वो हम बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मौला बख्श चांडिया हमारे साथ मौजूद होंगे और पीपल्स पार्टी के अंदर ये जो मामलात हैं इन पर उनसे बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या सियासत है, मौला बख्श चांडिया साहब से अब हमारा राब्ता हो गया है, मेरे साथ मौजूद है। चांडिया साहब बहुत शुक्रिया अगेन आपके वक्त का। चांडिया साहब ये पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? अचानक पहले बिलावल भुट्टो दुबई चले गए, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक भी अब इतला आई है कि वो भी दुबई रवाना हो गए हैं। ये क्या मामला है सर? पीपल्स पार्टी के लिए जब से पार्टी बनी है मामला आम दूसरे आदमियों को जिनको कोई ताल्लुक नहीं पार्टी से,
या फिर इख्तलाफ हो तो उनको मामला पीपल्स पार्टी के समझ में नहीं आते, लिहाजा ये बात भी कोई नई नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा खानदान है, एक सोच विचार करने वाला और दानिश्वर किस्म का खानदान है। बिलावल साहब की वालदा भी दानिश्वर, नाना भी दानिश्वर, बाप दानिशमंद सियासतदान, तो हो सकता है बातचीत तो करते हैं। एक 4 पीपी के सरबराह, एक 3 पीपी के सरबराह है, इंतखाबात 4 पीपी की लड़ती है। अगर वो इन्होंने बात कह दी है तो इसमें क्या बुराई है, क्या कबाहत है। बिलावल साहब इंतहाई फरमान बरदार औलाद हैं और आसिफ साहब ने भी अपने बच्चों को वालदा के बाद वालदा का और वालिद का दोनों का प्यार देकर बड़े किया है। तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा ऐसा कोई इख्तिलाफ है जिसका तज़किरा मैं इस वक्त कर सकूं। अच्छा, लेकिन मौलाना बख्शानी साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पार्टियों के अंदर बातचीत होती है, पार्टियां अपने बयानियों के हवाले से अंदर बहस भी करती हैं, फैसले भी करती हैं, लेकिन ये तो आम आपस में गुफ्तगू होती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ये गुफ्तगू टीवी इंटरव्यूज में हो रही है और फिर ये जो रवानगियां हैं ये कोई पैगामात हैं एक दूसरे के लिए। ऐसी बात क्यों है? बैनुल-अक़वामी सतह के लोग जो होते हैं उनकी बातें भी बैनुल-अक़वामी होती हैं। आम आदमी के घर के मामलात भी ज़ेर बहस नहीं आते। लेकिन अगर कोई अहम आदमी हो, आप देखिए हमारी अपनी जिंदगी में कई शोबे ऐसे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद का बोलना, हंसना, बाल बनाना, ये तौर तरीके सब तस्करे में आते हैं। तो बिलावल साहब और आसिफ साहब भी उस तबके और गिरोह के हैं जिनकी हर बात पे गौर व फिक्र होता है, तबसरा होता है। जो बात आप कर रहे हैं वो सोचने की जरूर बात है कि उनकी रवानगी और उनके इख्तिलाफी बयान ये जो आए, मेरा ख्याल है अगर कोई फिक्री सोच का फर्क है तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा साबित होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वो इख्तिलाफ नहीं होगा जिसका पूरी दुनिया को या पाक जी इसमें कोई शक नहीं है कि ये बयानियों के हवाले से मुख्तलिफ आरा जो राय है वो पार्टी के अंदर पाई जाती है और होनी चाहिए। तो ये जो अभी मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे हैं, तो क्या इनको बयानियों का इख्तलाफ समझा जाए या पार्टी के अंदर इख्तलाफ इनको समझा जाए? मुझे नहीं समझ में आया। मुझे पहली बात तो पता नहीं है कि आपने सुना कौन सा किस्सा है, सुनी कौन सी बात है। मैंने जो अखबार में देखा है, मैंने जो पढ़ा है वो तो सीधी बात है। उन्होंने कहा है जनाब टिकट में दूंगा, तो वो 4 पीपी के वो सरबराह है, तो ये तो तयशुदा है। पार्लियामेंट पार्टी टिकट देती है, ये भी तयशुदा है। वो उनके बेटे हैं और नौजवान है, नए जमाने की शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं, दानिशमंद हैं, तरक्की पसंद ख्याल के आदमी है। हो सकता है कोई मामला कोई हो फर्क, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं है। चांडियो साहब, उन्होंने उनको ज़ेरे तरबियत कह दिया, ज़ेरे तरबियत कह दिया। वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और वजीर खारजा रह चुके हैं पाकिस्तान के। ठीक है, आप दुरुस्त कहते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा फरमान बरदार बेटा है जो बाप की जिंदगी में उनके आखिरी दिन तक उसका फरमान बरदार और ज़ेरे तरबियत ना हो? आसिफ साहब जिस किस्म की शख्सियत है, जहांदीदा शख्सियत है, उनमें से तरबियत लेना तो सारी उम्र का काम है। बिलावल साहब एक होनहार बेटा है, उनसे नहीं समझेगा, उनसे तो क्या बात हो गई, इतनी बड़ी तो बात है। हाँ, बात यह है कि बड़े आदमी हैं, बड़े शख्सियात हैं, उनकी बातें भी बड़ी ही समझी जाती हैं। पर मेरा ख्याल है कि मामूल की बात है। इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो शरीक चेयरपर्सन के तौर पर नहीं बल्कि बाप के तौर पर ये बातें की हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू में बातें की। उनमें कुछ बातें सियासी हैं, मैंने इंटरव्यू पढ़ा है यार, कुछ बातें सियासी हैं, कुछ वालिद के हिस्से में बातें की है, पर लेकिन उसको इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं का नाम नहीं दिया जा सकता कि जिससे कोई बड़ा भूचाल आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये फरहतुल्लाह बाबर साहब के इस्तीफे का क्या मामला है? ये क्यों चले गए? कुछ इस बारे में जरा बताइएगा अगर बता सके। मैं आपसे, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं बहुत कम झूठ बोलता हूँ और बोलना हो तो बोल भी देता हूँ कि भाई ये बात मेरी इस किस्म की है। मुझे इस इस्तीफा के मामले में पता मीडिया के दोस्तों से चला है।
फरहतुल्लाह साहब एक इंतहाई नजरियाती और मजबूत नजरियाती शख्सियत है। वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इख्तिलाफात भी जाहिर करते रहते हैं, वो किसी घबराहट के। और क़यादत, वो जरदारी साहब, बड़े जरदारी साहब हो या बिलावल साहब, उन्होंने कभी उसको इख्तिलाफ जाहिर करने से मना नहीं किया। उनको इजाज़त दी जाती है कि वो इख्तिलाफ रखें और तनकीद करें पार्टी के किसी मसले पर, तो उसको बुरा नहीं समझा जाता। मुझे नहीं पता कि इस वक्त क्या हुआ है, क्यों इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर कोई इख्तिलाफात की बात है तो ये इख्तिलाफात बाबर साहब के पार्टी में नए नहीं है। जब भी ऐसा मौका आया है, बाबर साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा है बड़ा वाज़ेह नमूने से। अच्छा, पार्टी इलेक्शन के लिए चांडी साहब तैयार है? क्योंकि आमतौर पर इस तरह की खबरें कहा जाता है कि पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं जब ऐसे मौके पर, जब पार्टी के अंदर लोग शामिल होने चाहिए, लोगों को पार्टी की तरफ देखना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल में, इससे पहले हमने वो आसमा आलमगीर साहिबा का भी इस्तीफा देखा। तो पार्टी इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है मैदान में उतरने के लिए? मैं अर्ज करूं, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, उसको इस बहरानों से मुकाबला पड़ा है। एक भी अरसा ऐसा नहीं गुजरा, एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मुख्तलिफ साजिशें ना होती हों। जो हुक्मरान तबके होते हैं, जो हुक्मरान गिरोह हो, वो गिरोह के गिरोह पूरा वक्त अगर जिस पार्टी को तबाह करने के पीछे लगे हों, फिर भी वो पार्टी कायम दायम है। ये क्या कम मुआवजा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जहां तक ताल्लुक है लोगों के जाने का, तो मेरे ख्याल में अभी मुझे रख रखाव के बगैर कह रहा हूं, इंतखाबात आ रहे हैं, इंतखाबात में किसी खास गिरोह को, किसी खास पार्टी को लाडला दूल्हा बनाकर पेश किया जा रहा है, तो फिर मुकाबले में बाप का जमाना है, बाप की ऐसी चल रही है चाल, तुर्प के पत्ते चल रहे हैं। तो बाप आजकल जोर है, तो बाप का किसी भी पार्टी में होता है। आप देख लें, जो बड़े खुद को उसूल परस्त कहते थे, वो भी बाप के पीछे हैं। जो कहते थे बलोचिस्तान नजरियाती इनकलाबी इलाका है, वो वहां भी बाप है। पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े उसूल परस्त कहलाते थे, वो भी। ये आजकल बाप का जमाना है, देखो बाप कहां तक चलता है। अच्छा, लेकिन क्या ये जमाना अभी है? और अगर अब से पहले रहा है, तो अभी चांडी साहब इस पर एतराज क्यों है, बाप के जमाने पर या बाप के असूल पर? हमें कभी भी इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन जब अच्छे भलों को देखते हैं कि जाते हैं कैदी बनकर, आते हैं शहजादे बनकर, तो इतना तो तबसरा करना हमारा भी हक है। हम उनके साथ रहे मुश्किल वक्त में, हम उनका साथ देते रहे। अब वो हमारे साथ साथ न दें, हमने क्या मांगा? हमने सैलाब के जमाने में सिंध के लोगों के लिए खुशहाली मांगी। हमने कहा सिंध के लोगों की इमदाद की जाए, हम आपके साथ हुकूमत में साथ हैं, हम आपके साथ बुराइयों को सरों पे उठा के चल रहे हैं, हम आपके साथ, आपके खिलाफ जो तानाजनी हो रही है उसमें शरीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया? हमारे मुराद अली शाह साहब बोलते रहे, मुतालबात करते रहे, आपने एक ने नहीं सुनी। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब कहते रहे, आपने एक नहीं सुनी। फिर अगर हम दुख करेंगे तो आप कहेंगे, बोलोगे कि बोलता है, बोलना तो हमें पड़ेगा। बाकी चांडी साहब, इस जी। बात की नाराजगी तो नहीं कि बाप उनकी तरफ क्यों देख रहा है और हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा? माजी में जितने साल, अब जो करीब साल गुजरे, उन सब सालों में इस बाप ने हमारी तो सरपरस्ती नहीं की, जिनकी की है उन्हीं के दरमियान इख्तिलाफ है। हम तो अपना इख्तिलाफ वाज़ेह करते हैं कि जनाब आप तो तकरीरें करके गए, आप भूल गए बाजवा साहब के खिलाफ मियां बड़े मियां साहब की तकरीर शायद फैसलाबाद की थी, ये हो गया है, बाजवा साहब यूं होगा, बाजवा साहब। चलो जी, हमने कहा ये तो उसूल परस्ती की सियासत आ गई है जी, मेरे कमाल हो गया है। फिर गए तो तनकीद की गई कि मियां साहब तो जेल में है, कैसे जाएंगे? वो खुदा भला करे पीटीआई की वो खातून रहनुमा का, उन्होंने कहा वो भाई बीमार है, उनको जाना चाहिए। वो बीमारी के बुनियाद पे गए। अब अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दी तो उसी हैसियत में आते, अदालत के जरिए बाहर आते, हमें एतराज नहीं होता, ठीक।
राइट, बहुत शुक्रिया। मौला बख्श चांडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत के हवाले से, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पार्टी जो है वो कानूनी चैलेंजेस में घिरी हुई है। एहतसाब अदालत ने आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में तौसी का तहरीरी हुक्मनामा भी एहतसाब अदालत ने जारी कर दिया है। अब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। इस अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो तोशाखाना केस पे गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर यह जमानत खारिज की है। अब जिला अटक में दर्ज 9 मई के वाकयात के हवाले से मुकदमात की तफ्तीश के लिए जो पुलिस है टीम वो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल भी पहुंची। चेयरमैन पीटीआई ने पुलिस टीम की जानिब से पूछा कि किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और तफ्तीश के लिए वो कला से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार किया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ जो दौरान इद्दत निकाह का जो खिलाफ दायर दरख्वास्त थी वो आज वापस ले ली गई है, जिस पर जज ने केस को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने तकनीकी बुनियादों पर केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी। साइफर केस का मामला जो है वो भी अदालत ने वहां पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता रोज एक अहम मामला इलेक्शन कमीशन का था। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद करते हुए 20 रोज दिए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के। पीटीआई रहनुमा ये कह चुके हैं कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब ये पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के अपने जो लीगल चैलेंजेस हैं, क्या पार्टी इनका मुकाबला कर पाएगी, किस तरह से देख रही है अब जबकि माहौल इंतखाबात के लिए बन रहा है। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर सीनियर वकील हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैं चाहता हूं जरा इस पर पहले आपकी राय ले लूं। क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कराए बगैर पार्टी के पास कोई रास्ता है? देखिए वो एक इनफैक्ट तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो चुके हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट भी मौजूद था, इनका सब कुछ था। लेकिन बहरहाल ये बदनीयती पे बुनियाद है इस वक्त इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये करना कि इनको ये एक नया उनके ऊपर कंडीशन लगा देनी कि आपको जी बल्ले का निशान तो तब मिलेगा कि आप ये वक्त के ऊपर विद इन 20 डेज इलेक्शन करवा लें। तो पीटीआई इनके ये दोनों एस्पेक्ट के ऊपर कि इसको चैलेंज करेंगे, ये भी डेलिब्रेशन इसके ऊपर कलेक्टिवली हो रही हैं, एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो इलेक्शन का एक डिवाइस किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के तमाम जायज तरीके जिस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए वो तो इन्होंने तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। इकट्ठा होने नहीं देते हैं, अंडर हुए उनको जेलों में डाला है, लीडरशिप जो है जो कैद है या हरासा है, घरों में जाके खवातीन को उनको तंग करते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये फंडामेंटल राइट्स का जहां पे कोई इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल प्रैक्टिकली खत्म कर दिया गया है। ये अदालत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में आइन चलेगा या रूल ऑफ अथॉरिटी चलेगी, या कह दें खुलम खुला कि कोई बादशाह। लेकिन मुझे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अहमद अवैस साहब ये बताइएगा, क्या मौजूदा हालात में पार्टी के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है? यकीनन मुश्किल है। इसमें इसलिए यही तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, यकीनन मुश्किल है कि जब वो आप वर्कर जो हैं, लीडर जो हैं, वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वो अपनी ओहदा जिस ओहदे के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी कैंपेन नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कोई गैदरिंग नहीं हो सकती है, तो इलेक्शन का क्या तस्वुर होगा वहां पर? और ये दीदा दानिस्ता ये हो रहा है, एक तरफ ये पाबंदी लगाई जा रही है और एक तरफ ये पाबंदी लगाई जा रही है। मकसद ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस से पीटीआई को आउट कर दिया जाए और उनकी लीडरशिप जो है, चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, कि इनको फारिग करें। ये तरीकेकार बड़ा गलत है। इसके अभी जो देखिए मेरी राइट अहमद अवैस साहब, इसमें एक थोड़ी जरा वजाहत कीजिएगा और मेरी तस्हीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्योंकि जो है वो पार्टी आइन जिसके मुताबिक इलेक्शन करवाए वो पीटीआई ने खुद ही वापस ले लिया था। तो क्या कहते हैं जो इलेक्शन होते हैं वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाते, वो कलअदम नहीं हो जाते, या आपके ख्याल में वो फिर भी ठहरते हैं?
कौन से इलेक्शन? सॉरी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन। जी, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है पहले इन्होंने करवाए थे, उसका वहां पे सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने एतराज लगाया। अब ये मसला तो एक अरसे से चल रहा था। अगर इन्होंने ये करना था तो या तो ऐसे देखो, ये जान के आप ऐसे टाइम के ऊपर ये एक ऑर्डर इशू करते हैं कि जब उसकी प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। ये हालात जो यहाँ पे कायम की पैदा किए गए हैं, पहले एक आर्टिफिशियल एक ड्रामा नचाया गया और कैस्ट्रेटेड प्लान के तहत जो है 9 मई का वाकया रूरमा होता है और वो सारा का सारा मलबा जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर डाल दिया जाता है। वो गिरफ्तार कर लिए और जिस जालिमाना तरीके से वाकयात सारी हुए। अब उसके बाद ये मसला जो है इलेक्शन का भी देखिए, एक लेकिन अहमद अवैस साहब जी, इंग्लिश की एक सेइंग है, आप देखिए, justice cannot be sacrificed on the altar of technicalities। ये टेक्निकलिटीज का बहाना बना के इस वक्त एक जायज हक से महरूम करने की कोशिश जा रही है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन अहमद अवैस साहब, तहरीके इंसाफ के तो गिले हैं, लेकिन निगरान वजीर दाखिला ने आज कहा है कि चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसी कोई बात है? अदालत के मामले तो उन्होंने जो बनाए हुए हैं, तो निगरान वजीर दाखिला जो हैं उनको अपने वजीर आजम नहीं नजर आए कि जो इतने बड़ी पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को हाथ मार गए हैं। उनको पकड़ के गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं वजीर दाखिला हैं तो, जिन्होंने बगैर किसी मैंडेट के केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर होते सरकारी जहाज को इतना खर्च किया, पैसा लगाया और अपनी फैमिली को सैर कराई उसके ऊपर। ये जब इस मुल्क में नेशनल एक्सचेकर के साथ, कौमी खजाने के साथ ये खेल खेला जाएगा तो वो यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की। मुल्क गरीब होता जा रहा है, जो आके बरसे इक़्तिदार आता है वो अमीर हो जाता है। यही इन दोनों भाइयों ने किया, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इतनी बड़ी जायदादें बना ली और मुल्क कहां से कहां पहुंचा। यही हरकतें जो है अब ये केयर टेकर साहब जो है ये भी कर रहे हैं। अब जब तक हम आइन की हुक्मरानी को लेकर नहीं आएंगे सही मानों में और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अब एक और मौका दें सारों को। ये मामला तो बहुत छोटे छोटे मामला जिनके टेक्निकलिटी में फंसा के अब एक किसी को आउट कर रहे हैं, अब किसी को ऐसे आउट करेंगे अगर, तो क्या होगा कि वो इलेक्शन जो है वो कोई वो पीस लेकर आएंगे, वो इत्मीनान बख्श होंगे इलेक्शन। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। राइट, एक मेजॉरिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अहमद अवैस साहब, माजरत मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो फिर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्मॉग की सूरत हाल है, लॉकडाउन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को स्मॉग के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। लाहौर आज सुबह दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पंजाब के दीगर शहर गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग की सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। अब शहरी नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत कर रहे हैं, जिस पर शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। दूसरी जाने पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग से निपटने के लिए लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में एक सॉफ्ट लॉकडाउन भी शुरू किया गया है, जबकि मुल्तान, साहिवाल और सुरगदा डिवीजन में आज से 3 दिन के लिए तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। अब मार्केटें लेट खुलेंगी 3 बजे के बाद और इतवार को तो हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। कुछ और भी इक़दाम हैं, क्या इन इक़दाम पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर अफजाल ताले इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अफजाल, बहुत शुक्रिया। अफजाल, ये इक़दाम जिनका ऐलान किया गया है, क्या इन पर अमल दरामद हो रहा है, और अगर पंजाब हुकूमत अमल दरामद कराने का इरादा रखती है या करा रही है तो किस तरह से करा रही है? हाँ जी, बिल्कुल रहमान, आपने सही कहा कि चूंकि लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार है। आज लाहौर में 352 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो लाहौर में जो इंसानी सेहत के लिए जो पैमाना बनाया गया उस हवाले से 200 से ज़ायद अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तो ये तो
392 जो है वो ऑलमोस्ट 52 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई सेहत के लिए मारेगा ये कहना है, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है। और इस तरीके से अगर हम बात करें इन हुकूमती इक़दाम की तरफ से, हुकूमत ने जो ऑब्वियसली इसलिए इंतज़ामिया लाहौर ने तमाम निजी और सरकारी जो हैं तलीमी इदारे तो आज बंद थे, और शहर में ताजरों ने भी 3 बजे के बाद दुकानें खोली। अलबत्ता जो हुकूमत पंजाब ने 26 नवंबर तक जो मास्क के हवाले से इक़दाम किए थे कि वो लोगों के लिए मास्क पहनना लाजमी है, तो इन तमाम अदवार में चूँकि आज जो है वो 1 रोज़ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं इस हवाले से, तो पूरे एक हफ्ते के लिए शहर में शायद ही इक्का दुक्का चंद लोगों ने शायद मास्क लगाए हुए थे, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानब से भी जो मुतलका महकमों को जिम्मेदारी सौंपी गई उसके भी तयन नहीं हो सका था। और मेरा ख्याल है कि शायद पंजाब में किसी भी अदारे की तरफ से जो है इस पर इन्फोर्समेंट करवाने के हवाले से कोई इक़दाम देखने में नहीं आए। अलबत्ता इंतज़ामिया लाहौर ने जो है वो मुख्तलिफ टाउन्स में जो है कैंप लगाकर जो मास्क तकसीम किए, लेकिन सरकारी सतह पर ऐसा इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से स्मोक जो है वो कम होने की बजाय कल जो थी लाहौर में स्मोक 319 थी, अब ये बढ़ के जो है 352 चली गई है। तो इसका मतलब है कि हुकूमती इक़दाम के बावजूद, लेकिन अभी ये अफजाल मुझे एक चीज बताइएगा, अभी ये जो सॉफ्ट लॉकडाउन है, 6 डिवीजन हैं, इतवार के दिन तो मुकम्मल तौर पर काम बंद रहेगा, इस सारी सूरत हाल को रिव्यू किस तरह से करेगी? क्या जो है वो ये लॉकडाउन आगे भी जारी रह सकता है, और फिर अगर रहता है तो या सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा? जी बिल्कुल रहमान, चूँकि अभी वक्ती तौर पर जो हुकूमत पंजाब का महकमा तहफ़्ज़ माहौलियात इस तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट वालों से, उसके साथ साथ महकमा मौसमियात और दीगर जो महकमों की तरफ से जो आखिरी जो इजलास हुआ, उस इजलास के बाद हुकूमत ये तोक़ा कर रही है कि 29 जो है नंबर को एक्सपेक्टेड है कि बादल बरसाने वाला सिलसिला आएगा। उस हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम किए हैं वो इब्तदाई तौर पर जो 3 दिन स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, उसके साथ 29 तारीख को तवक्का ये की जा रही है कि जो बादल आएंगे उसमें पानी वाले बादल होंगे, हर बादल जो है वो पानी वाला नहीं होता। उस हवाले से आज जो है डेवलपमेंट जो हुई है उसमें सूबाई हुकूमत की तरफ सूबाई वज़ीर माहौलियात जो हैं उन्होंने बाल्टन एयरपोर्ट का दौरा किया और जहाज़ को और चेक किया कौन से ऐसे जहाज़ हम किराए पर लेकर वो महकमा माहौलियात को देंगे, और महकमा तहफ़्ज़ माहौलियात जो है उनमें माहिरीन जो है बैठकर वो तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जाकर वो एक केमिकल स्प्रे करें, जिसकी वजह से मौसमी बारिश के इम्कान है। अभी मेरी बात हुई है मेट ऑफिस में, उनका कहना है जी हमारे में तवक्का ये है कि 29 तारीख को जो बादल आएंगे वो ओबियसली वो हम जाएंगे ऊपर, उसके जो स्प्रे करें उससे बादल के इम्कान है। लेकिन अलबत्ता जो इंतजाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पे, अदारे बंद किए जा रहे हैं, ताजरों पे भी तहफ़्ज़ात आ रहे हैं कि 2-3 दिन मार्केटें बंद होना ये हमारे लिए वैसे ही इक़दाम जो है वो उनमें इख्तलाफा पाया जा रहा है। उनका कहना है हुकूमत पंजाब को है शार्ट और मुस्तकिल बुनियादों पे ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि मुश्किल बुनियादों पे इस समूह का खात्मा हो सके। तो अभी देखें कोई रहमान। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। अफजाल हमारे बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि जो लॉकडाउन है जिसका ऐलान किया गया है उन पाबंदियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या अमल दरामद हो रहा है। यानी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गजा की सूरत हाल पर बात होगी जहां जंग बंदी का अब आगाज हो गया है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गजा में बिलाखिर 4 रोजा जंगबंदी का आगाज हो गया है। हमास के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर 7 हफ्तों तक लड़ाई और उसमें 14,000 से ज्यादा फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद बिलाखिर इसराइल ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुआहदा हुआ, इस मुआहदे के तहत इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी भी रिहा होंगे, जबकि मज़ामती तंजीम 50 इसराइलियों को रिहा करेगी। गुज़िश्ता रोज कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि 4 रोजा आर्जी जंगबंदी जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगी। उसी रोज शाम को 4 बजे हमास की कैद से 13 जो इसराइली कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। और ये इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल होंगे। अब से कुछ देर पहले ये इतला है कि बाकायदा तौर पर अब इन यरगमालियों को जो कि हमास के पास थे उनको अब रिहा कर दिया गया है। तबादला जो है उसका आगाज हो गया। हमास ने तस्दीक की है कि इसराइल के साथ जो जंग बंदी है वो जुमे को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से नाफिजुल अमल होगी। और हमास का भी ये कहना है कि ये 4 दिन की जंग बंदी है। जंग बंदी के दौरान होगा ये कि फरीकैन तमाम तर जो फौजी सरगर्मियां हैं उनको रोक देंगे। हमास के मुताबिक
ये जंगबंदी जो है इस दौरान इसराइली तैयारों की जुनूबी गजा में परवाजों पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि गजा सिटी और शुमाली गजा पर रोजाना 6 घंटे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज नहीं कर सकेंगे। हर इसराइली कैदी के बदले 3 फलस्तीनी कैदी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। हमास 4 दिनों में 50 इसराइली कैदी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगी। गजा में रोजाना इसी तरह से 200 इमदादी ट्रकों को जाने की इजाजत होगी। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में गजा की जो जंगबंदी है इसको मॉनिटर करने के लिए अब एक ऑपरेशन रूम भी कायम कर दिया गया है। और अल जजीरा के मुताबिक इसराइली आर्मी रेडियो का यह भी बताना है कि हमास की कैद से जो यरगमाली हैं उनकी रिहाई आज मुतवक्के है, जिसका आपसे मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया कि उसका बाकायदा आगाज भी हो चुका है। असल जरूरत इस बात की है कि यह जंगबंदी आर्जी ना हो बल्कि ये मुस्तकिल हो। इस वक्त गजा में जो शहरी महसूर हैं, नहते मुसलमान जो वहां पर मौजूद हैं, उनको हर तरह से जरूरत है। यकीनन ये 4 दिन की आर्जी जंगबंदी कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर देगी, उनकी मुश्किलात को आसान जरूर करेगी, लेकिन ये सिलसिला 4 दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए। इस जंगबंदी की मुस्तकिल तौर पर जरूरत है, क्योंकि गजा में जिस कदर तबाही और बर्बादी हो चुकी है, जिस तरह से पिछले हफ्तों से इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है, कोई इमारत वहां पर खड़ी रहने नहीं दी गई, नहते फलस्तीनियों को वहां पर मारा गया है, शहीद किया गया है। और उसके बाद अब इमदादी सामान की एक तरफ जरूरत है और दूसरी तरफ साथ ही साथ क्योंकि मौसम सरमा का आगाज है तो वहां पर मुस्तकिल बुनियादों पर अब जो है वो इस इमदाद की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ गजा में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसको भी दोबारा से असर नौ तामीर करना होगा। ये मगरबी ममालिक ही कर सकते हैं, वही जोर दे सकते हैं कि इसराइल पर कि इस आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील किया जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत, अल्लाह ने के बाद।